जिस दिन मैंने जन्म लिया उस दिन दादी बहुत रोई थी, माँ भी बहुत दुखी थी। तभी लेडी डॉक्टर ने कहा, आप लोग क्यों रो रहे हैं, क्यों इतने दुखी हैं? बेटी के जन्म पर, जबकि ये 3 भाइयों की इकलौती बहन है, आपको तो खुश होना चाहिए। क्या बेटी घर की लक्ष्मी नहीं होती? होती है, दादी ने कहा। बेटी से नहीं, उसकी किस्मत से डर लगता है, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती है और उनका दुख देखा नहीं जाता। किस्मत भी वही बनाता है जिसने इसे पैदा किया है। डॉक्टर तो ये कहकर चली गई, लेकिन मेरे घरवाले इसी दुख में डूबे रहे कि न जाने इस बच्ची की कैसी किस्मत होगी, जमाना इसके साथ क्या सलूक करेगा। जब मैं बड़ी हो गई तो एक दिन ये सारी बातें मेरी बुआ ने मुझे बताई थी, जो मेरे रिश्ते की तलाश में परेशान थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, वो बे औलाद थी बेचारी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। इसलिए वो चाहती थी कि मेरा रिश्ता किसी अमीर घराने में हो और मैं उस घर की बहू बन जाऊं। कई रिश्ते मेरे लिए आए, सभी हमारे जैसे गरीब से घरानों से थे। बुआ ने किसी रिश्ते को स्वीकार न करने दिया। कहती थी, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है तो रिश्ता भी ऐसे घराने में ढूंढेंगे जहाँ ये रानी बनकर रहेगी और वहाँ राज करेगी। इसी आरजू में उन्होंने एक रिश्ता कराने वाली को काफी मोटी रकम देकर किसी अमीर घराने का रिश्ता ढूंढ कर लाने को कह दिया। मेरा कॉलेज का वो आखिरी दिन था। तेज धूप में बस स्टॉप से घर की तरफ आते हुए बदन पसीने से नहा गया और चेहरा अंगारे की तरह लाल हो रहा था। आते ही मैंने बैग मेज पर रखा और पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई थी कि कमरे से बातें करने की आवाज सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए। कोई अनजानी सी आवाज थी, शायद कोई मेहमान थे। तभी मम्मी आ गई। बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, जल्दी से हाथ मुंह धो और कपड़े बदल कर आ जाओ। मैंने जाकर कपड़े चेंज किए और जब कमरे में बुआ के साथ 2 अजनबी औरतों को बैठे देखा तो माथा ठनक गया। एक औरत ने मुझे ध्यान से देखा, फिर पास बुलाकर प्यार किया। मैं समझ गई कि ये मुझे ही देखने आई है। कुछ देर वहां बैठकर मैं अपने कमरे में चली आई, मगर उन अजनबी औरतों की आवाज सुनाई दे रही थी, हमको घर बार नहीं देखना है, हमें तो बस लड़की पसंद आ गई है, बहुत खूबसूरत है। कमरे में आकर मैं पलंग पर लेट गई। मेरे लिए शादी की बात कुछ हैरानी की बात न थी। मैं एक समझदार लड़की थी और मेरे लिए शादी एक ठोस हकीकत थी जो होनी ही थी। ये तो पहले से ही होता आ रहा है। फिर शादी के ख्याल से घबराना क्या और शर्माना क्या, ये मम्मी पापा का एक फर्ज था जिसको उन्हें एक ना एक दिन निभाना था। मुझे किसी न किसी घर जाकर आबाद होना था और जिंदगी को एक नई डगर पर चलना ही था। मैं नॉर्मल रही, लेकिन आज बुआ की खुशी डबल थी। उनकी आरज़ू पूरी होती नजर आ रही थी कि हमारी बेटी एक अमीर घर की बहू बनेगी और राज करेगी। जिस दिन मैंने ये खबर सुनी कि शादी का दिन तय हो गया है, दिल जरा सा परेशान हुआ, ये सोचकर कि जिन घरवालों के साथ उम्र का इतना लंबा सफर हंसते खेलते गुजारा, मैं उनसे इतनी दूर चली जाऊंगी, अपने पराये बन जाएंगे। वो दिन भी आ गया जब बाबा ने मेरी शादी कर दी। सहेलियों के संग कुछ कदम चलकर डोली में बैठी और पिया संग उनके घर आ गई। न जेवर न दहेज, यही तय हुआ था। जब बाबा ने सर पर हाथ रखकर मुझे विदा किया और माँ ने मुझे भीगी आंखों से देखा तो उस पल मेरा जी भर आया। पहली बार ये एहसास बिजली बनकर मुझ पर गिरा था कि न जाने मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे लोग होंगे, मेरी वहाँ कैसी जिंदगी गुजरेगी। मैंने आंसू रुमाल में छुपा लिए। मैं रो रही थी। अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर नई नवेली दुल्हन के भी कुछ अरमान होते हैं, लेकिन मयंक की दुल्हन क्या बनी, हर अरमान खो बैठी। मुझे बेकार की रस्मों रिवाज पसंद नहीं थे, लेकिन ये तो मेरा हक था कि वो सब मेरा स्वागत करे। वो तो शादी की रात को भी मुझसे सही तरीके से ना बोले। जब मैं मायके से दूसरी बार वापस आई तो उनका वही रवैया देखकर मैं उदास हो गई। क्या मैं जबरदस्ती उनके पल्ले बांध दी गई थी, जो ये मुझे मुसीबत समझ बैठे थे और बस मुझे झेल रहे हैं। मैं ये सब बातें सोच सोच कर परेशान थी। परेशान रहने की वजह से मेरी सेहत पर असर पड़ने लगा, यहाँ तक कि मुझे बुखार हो गया। बुखार क्या हुआ कि लोग मुझसे दूर दूर रहने लगे, कोई मेरे पास न आया। नंदो भावजों का तो बड़ा साथ होता है, लेकिन मेरी नंदों ने मेरी तरफ देखना भी गवारा न किया। मेरी सेवा तो क्या करती, किसी को मेरे खाने पीने की भी फिक्र नहीं थी और ना ही कोई मेरे पास आकर बैठता था, ना ही किसी ने मुझको पानी तक पूछा था। बुखार में खुद उठकर खुद पानी पीती थी। उनका ऐसा रवैया देखकर मैं हैरान रह गई। मेरा तो रुआं रुआं रो पड़ा। मैं किन पत्थर दिल लोगों में आ गई थी। ये तेरे कुछ नहीं लगते, पर तू तो इनकी कुछ लगती है। मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, ना ही मैंने किसी से बुराई की है और ना झगड़ा हुआ है। अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, मेरी तो शक्ल भी बुरी नहीं है।
आखिर ये सब क्या है? हफ्ता भर बिस्तर पर पड़ी रही तो ताने मिलने लगे। खाने को सब दिया। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की है, ऊपर वाले मुझे ठीक कर दे ताकि उठकर काम करूं और इन सब पत्थर दिलों की सेवा करूं। दवा तो छोड़ो, किसी ने आशीर्वाद भी ना दिया। खुद ही कुछ दिन बाद ठीक हो गई। नौकर चाकर थे, लेकिन मुझको काम करते देखकर ही उनको सुकून मिलता था। मैं किचन में गई तो उनको सुकून हुआ। एक रात मैंने मयंक से उनके घर वालों का शिकवा किया कि किसी ने दवा दारू भी ना लाकर दी और बीमारी में भी मेरे करीब ना आए। तो जवाब मिला, पता नहीं तुम गरीब लोग इतना अजीब क्यों होते हो। अरे भाई, बीमार से दूर रहना चाहिए ताकि कोई और भी बीमार ना पड़ जाए। पढ़ी लिखी हो लेकिन गंवारपन फिर भी नहीं गया। अगले दिन ताना दिया, हल्का बुखार ही तो था, कामकाज क्यों छोड़ दिया था। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर दिल किरची किरची हो गया। मेरे साथ ये सलूक इसलिए था क्योंकि मैं उनकी क्लास से ना थी। अब कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। जिंदगी के इस मोड़ पर एहसास हुआ कि अमीर घराने की बहू बनकर मैं नौकरानी बन गई हूँ। मेरा दिल कट कर रह गया। अब कुछ कहना या बोलना बेकार था। वो पड़ोसियों को कहते कुछ नहीं लाई, गरीब घर से आई है। मैं क्या जवाब देती। दिन अजीब से गुजरने लगे। दिन भर मैं किचन में खाने बनाती, लेकिन कोई मुझसे खुश न था। उल्टा मुझे ताने मिलते, कुछ ढंग का पकाना नहीं आता, ये क्यों किया, ये क्यों ना किया। देसी खाने कौन खाता है। यहाँ चारों नंदे मेरी गलती पकड़ने में लगी रहती थी। कोई औरत दुल्हन को देखने आती तो ये शुरू हो जाती, इसको तो कुछ ढंग नहीं है, माँ ने तमीज भी नहीं सिखाई, ना ही अकल है। मैं चुपचाप उनका मुंह तकती रह जाती। जब खुद मेरा पति मेरे साथ न था तो किसी से क्या शिकवा। 2 महीने के गम से मैं आधी रह गई थी। मेरे लिए इससे बड़ा गम कोई नहीं था। मैं कामचोर नहीं थी, बेईमान और बदतमीज भी नहीं थी, और मैं आवारा ख्यालों की भी ना थी। फिर भी लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे। मैं मायके गई तो सबने मुझसे कई तरह के सवाल किए, लेकिन मैं उनका कोई जवाब न दे सकी, किसी से कुछ कह भी ना सकती थी। गम कम करने के लिए मैं रात में किताबें पढ़ने लगी थी, लेकिन ये भी मेरा ऐब गिना गया कि किताबें पढ़ने के बहाने जाने रात को क्या करती रहती है। किताबें पढ़ने का सहारा भी गया। मयंक भी आधी रात को घर लौटते, तब तक मुझे नींद न आती थी। शादी से पहले तक की जिंदगी बड़े सुकून से गुजरी थी। सोचती थी कि हर तरह के हालात में सब्र से गुजार लूंगी, मगर यहाँ आकर सब्र का बांध टूट चुका था। अक्सर मैं चुपके चुपके रोती और उदास रहती हूँ। ये उदासी भी मेरे लिए ऐब बन गई थी। कहती थी कि इसने तो घर में नहुसियत फैला रखी है। मैं कहा करती थी कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, लेकिन अब मान गई थी कि ऐसा नहीं है। अपने दिल के लहू से ससुराल में मोहब्बत का चिराग रोशन करने की कोशिश करती रहती हूँ, मगर नाकाम रही। उनकी राह में मैं फूल बिछाने में लगी थी। अपने पति की आखिरी अदालत का दरवाजा खटखटाती तो वो बात ही ना सुनते। ये मेरी किस्मत की कमी ही तो थी। मैं हर कोशिश के बाद भी नाकाम ही रही। मैंने अगर किसी दिन अच्छे कपड़े पहनकर लिपस्टिक लगा ली तो आवारगी के ताने भी सुनने पड़े। एक दिन जबकि शाम गहरी हो रही थी, मयंक बाहर से आए और बिना खाना खाए ही लेट गए। मैं उनके पास गई और पूछा, आपकी तबीयत ठीक है? तो उन्होंने जवाब न दिया। फिर मैं उनके पास बैठ गई और सर दबाने लगी। तभी एकदम उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मैं पेट के बल गिर पड़ी। फिर वो बोले कि क्या नौकरानी खरीद कर लाया था। उसी पल उन शब्दों से पिघलता हुआ शीशा जैसे मेरे कानों में चला गया। मैं उठकर बैठ गई। बोले, हमारी सोसाइटी में तुम्हारे जैसी पत्नी की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा क्या कसूर है? तुमको पति को खुश रखना आता ही नहीं है, बल्कि किसी को भी नहीं। मैंने कहा कि मैं तो सबको खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन आपके घर में कोई भी मुझसे खुश नहीं है। आखिर मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, बस तुम हमारी जान छोड़ो और अपने मायके चली जाओ। मेरी कुछ समझ में ना आया। मैं सोचने लगी कि या तो इस आदमी का मानसिक संतुलन कुछ खराब है, या ये मुझे पहचान ही न सका। मैं जितना भी सब्र करती रही, उसका सितम उतना ही बढ़ता गया और मेरी जिंदगी नर्क बनती गई। मैं जिंदा मुर्दा बन गई थी। एक दिन मेरी सास अपनी आदत के मुताबिक मुझ पर बड़बड़ा रही थी। तभी मेरी मम्मी आ गई। मेरी सास माँ को मेरी गलती गिनवाने लगी। क्या बताऊं, मैं तो बस उस घड़ी को कोस रही हूँ जब मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। साथ ही वो मेरी माँ को भी बुरा भला बोल गई। माँ को भी गुस्सा आ गया तो मैं उनको अपने कमरे में ले आई। वो मुझे फौरन साथ चलने को कहने लगी। इस पर बात बढ़ गई। उन्होंने माँ को बुरा भला कहा और माँ मुझे मजबूर करने लगी कि अभी के अभी मेरे साथ चलो और अब और मेरी बेइज्जती न करवाओ। मेरी सास ने कहा, चलो चलो दोनों इस घर से निकलो। तब मैं बर्दाश्त न कर सकी और माँ का हाथ पकड़कर चली आई। अब बात छुपी ना रही। बाबा और भाइयों को पता चला तो वो गुस्से में आ गए और उन लोगों पर तिल मिलाने लगे।
माँ की इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है। लेकिन मैंने किसी तरह उनको झगड़े से रोके रखा। उम्मीद थी मयंक मुझे किसी दिन लेने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। बल्कि उन्होंने फोन करके कहा कि तुम मेरे घर से पैसे और जेवर चोरी करके ले गई हो। ये सुनकर बाबा गुस्से में आ गए। भाई तो तलाक लेने तक पहुंच गए थे, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर उनको रोक दिया। अब हम दोनों घरों में मुकदमेबाजी शुरू हो गई। अपनी मम्मी पापा की परेशानी दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। ओह मेरे भगवान, मैं पैदा क्यों हो गई? मैंने तो इनकी जिंदगी को रोग लगा दिया। काश मैं पैदा ना होती, मेरी जगह बाई ही पैदा होता। मुकदमा काफी दिनों तक चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि घर में गरीबी और उदासी छा गई। कुछ शरीफ लोगों ने उनकी मदद की और ये इल्जाम गलत साबित हो गया। उल्टा मयंक पर हर्जाना हुआ और अदालत के जरिए मुकदमे का खर्चा भी उसी को देना पड़ा। मेरी और मयंक की तलाक हो गई। घर में गरीबी आ गई तो मैंने नौकरी की ठान ली। इस दौर में नौकरी बड़ी टेढ़ी चीज थी। इंटरव्यू देने जाती तो लगता कि लोगों की तुच्छ निगाहें मेरे जिस्म का एक्सरे कर रही हो, तो मैं वहां से घबरा कर चली आती। मैं घर से बाहर निकलती कहाँ थी। मुझे तो बाहर की दुनिया का सामना करने की आदत ही नहीं थी। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती थी। आखिरकार एक अच्छी नौकरी मिल ही गई। घर में जो गरीबी ने डेरे डाल रखे थे, आखिरकार उसके निशान मिटने लगे और हम आराम और सुकून की जिंदगी गुजारने लगे। अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।